मैं बार बार कह रही हूँ, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मैं एक अरबपति महिला हूँ। तुम लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे? 4 साल की एक छोटी सी लड़की जब ये शब्द बोल रही थी तो सामने खड़े लोग सन्न थे। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा और बेबसी थी। मेरा नाम रिया नहीं है, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मेरा असली नाम समायला मल्होत्रा है। मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक सूखे धूल से भरे गांव बेलापुर में मजदूर अर्जन और उसकी पत्नी कमला की झोपड़ी में जन्मी इस बच्ची का नाम रिया रखा गया था। लेकिन 4 साल की उम्र पूरी करते ही उसने जो बोलना शुरू किया, उसने पूरे गांव को हिला दिया। वो कहती थी कि वो दिल्ली की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मल्होत्रा ऑटोक्राफ्ट की सह संस्थापक थी। उसके पति का नाम आदित्य मल्होत्रा था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी मौत एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई थी। कमला जब उसे मोटी रोटी खिलाती तो वो फर्राटेदार अंग्रेजी में कहती, मॉम, ये खाना बहुत बेस्वाद है। मुझे शेफ रॉबर्ट का बनाया ब्रेकफास्ट याद आता है। गांव की औरतें डर जाती। अर्जुन ने ओझाओं को बुलाया, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन रिया की बातें नहीं रुकी। वो कहती थी कि उसके पास इटली से मंगवाए कपड़े थे। उसका घर किसी महल से कम नहीं था और यहाँ की झोपड़ी उसे घुटन देती है। समय बीतता गया। रिया 8 साल की हो गई। अब उसकी बातें सिर्फ अजीब नहीं, खतरनाक लगने लगी थीं। वो 2 बार दिल्ली जाने के लिए घर से भाग चुकी थी। स्कूल में उसने प्रधानाध्यापक सुरेश वर्मा को पहले दिन ही चौंका दिया। माय नेम इज समायरा मल्होत्रा, उसने आत्मविश्वास से कहा। बट फॉर नाउ यू कैन कॉल मी रिया। वो 8वीं कक्षा के सवाल हल कर देती, बिजनेस मॉडल समझाती और देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसे बोलती जैसे सालों का अनुभव हो। एक दिन उसने मास्टर वर्मा से कहा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी पूरी जिंदगी गलत जगह पर खत्म हो जाएगी। उसने अपने पति, कंपनी, बच्चों और अपनी मौत की पूरी कहानी बता दी। वर्मा जी ने हिम्मत करके दिल्ली में मल्होत्रा ऑटोक्राफ्ट को एक चिट्ठी लिखी। 3 हफ्ते बाद सरकारी लिफाफा आया। इस केस की जांच के लिए राज्य की सबसे तेज अफसर जिला अधिकारी नीलिमा चौहान को नियुक्त किया गया था। जब नीलिमा गांव पहुंची तो रिया बिल्कुल शांत थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। तुम्हारा नाम रिया है? नहीं, बच्ची ने सीधे जवाब दिया। मेरा नाम समायरा मल्होत्रा है। नीलिमा ने सवाल पर सवाल किए। रिया ने हर जवाब बिना रुके दिया। पति से पहली मुलाकात, कंपनी का गुप्त ट्रस्ट, शेयरों की व्यवस्था, अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम और एलर्जी की जानकारी। आखिरी सवाल नीलिमा ने पूछा, कोई एक ऐसी बात बताओ जो सिर्फ तुम और तुम्हारे पति जानते हो। रिया ने उसके कान में एक शब्द फुसफुसाया। नीलिमा का चेहरा बदल गया। उसी वक्त बाहर से गाड़ियों का काफिला आया। एक लंबा रौंबीला आदमी उतरा, आदित्य मल्होत्रा। जब उसने बच्ची को देखा तो उसके हाथ कांप गए। रिया आगे बढ़ी और उसके पैर छुए। आप बहुत देर से आए, उसने कहा। आदित्य टूट गया। लेकिन असली तूफान तब आया जब रिया ने एक लाल डायरी का जिक्र किया। एक ऐसी डायरी जिसमें कंपनी की गैर कानूनी फंडिंग और एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के सबूत थे। दिल्ली के आलीशान बंगले में दीवार के पीछे छुपी तिजोरी मिली। पासवर्ड वही निकला जो रिया ने बताया था। डायरी खुलते ही सब कुछ सामने आ गया। आदित्य की नई पत्नी ने कबूल किया कि उसी ने अस्पताल में गलत इंजेक्शन दिलवाया था। लेकिन डायरी ने यह भी बताया कि असली खेल किसी और का था, एक बेहद ताकतवर नेता जिसे सब सिर्फ गुरुजी कहते थे। केस सीबीआई को चला गया। सच दबाने की कोशिश हुई, लेकिन रिया ने आखिरी फटा हुआ पन्ना नीलिमा को दे दिया। समायरा का काम खत्म हो गया, अब आपकी बारी है। साल बीत गए। रिया फिर से एक साधारण लड़की बन गई। 21 साल की उम्र में जब उसे अरबों की संपत्ति मिली तो उसने सब कुछ अनाथ बच्चों के लिए बना एक फाउंडेशन को दान कर दिया। वो गांव में ही रह गई, एक शिक्षिका बनकर। कभी कभी रात में आसमान देखती तो लगता जैसे कोई दूर से मुस्कुरा रहा हो। वो रिया थी और समायरा भी, या शायद दोनों से परे, एक आत्मा जिसे अंततः शांति मिल गई।